अभी हम मुंबई में हैं और बात करने जा रहे हैं कृपा शंकर सिंह जी से। इनसे बहुत बार हमारी बात हुई थी जबकि ये दूसरे भूमिका में थे। कृपा शंकर जी एक वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जौनपुर से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। अभी मुंबई में बीजेपी का पद ग्रहण करके ये बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं। कृपा शंकर जी, महाराष्ट्र में जिस तरीके से अप्रत्याशित बीजेपी की जीत हुई है, इससे हम शुरू करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। मैं सबसे पहले आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर और महाकुंभ के स्नान में अब तक जो 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किए हैं, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, वहाँ की व्यवस्था को प्रणाम करता हूँ और देश के आदरणीय नेता सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूँ और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को प्रणाम करता हूँ और आपके माध्यम से आपके लोगों को मैं प्रणाम करके कि आज जो मकर संक्रांत है, हिंदुस्तान की राशि मकर है और मकर में से जो है उत्तरायण में सूर्य का पदार्पण हो रहा है, इसके लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। कृपा शंकर जी, तो किस तरीके से बीजेपी की जीत को आप डिफाइन कर रहे हैं? बीजेपी की अप्रत्याशित जीत कैसी लगी आपको? 2 चीज़ है जी। एक तो लोकसभा में जी। एक फेक नैरेटिव सेट हुआ जी। जिसमें लोगों को गुमराह करने में जो लोग थे, अलग पार्टी के लोग थे, महाराष्ट्र में उसको अघाड़ी बनाए हुए थे। जी। उसका नाम रखे थे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी। जी। जी। उन लोगों ने महाराष्ट्र की जनता को गुमराह करने के अलग अलग तरीके हथकंडे अपनाए और वो सफल हुए। जी। लेकिन उसके बाद से महाराष्ट्र के आज के विद्यमान मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने जी। डे 1 से, यानी लोकसभा के नतीजे आने से उनके मन में हुआ कि हमने इतना 2.5 साल में काम किया, इसके पहले हमने काम किया, ऐसी स्थिति क्यों हुई। जी। जी। उसी दिन से लग गए और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अपना देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री देवेंद्र जी, आदरणीय अमित शाह जी को यहाँ इस चुनावी रणनीति का एक मुख्य हिस्सा बना करके उनको गाइड करने के लिए वो यहाँ उपस्थित रहे। उसका परिणाम था कि देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर लोग विश्वास करते हैं और ये कहना शुरू कर दिए कि राष्ट्र में नरेंद्र जी और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी। आज हम मुंबई शहर में, मैं भी 50 साल की राजनीति में लगभग हमारी 30-35 साल राजनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी में गई। आपने कहा कि पहले कांग्रेस थे था और मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस कोई और कोई विषय नहीं था। आर्टिकल 370 हटाए जाने का जी, जब कांग्रेस पार्टी और कुछ उनके सहयोगियों ने विरोध किया तो मुझे लगा अरे क्या हो गया इस कांग्रेस पार्टी को, जी, राष्ट्र के साथ है या कुछ राजनीतिक लोगों के साथ है। जी। जी। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि जिन लोगों ने आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया, मेरी निगाह में हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। जी, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीयता की बात थी, राष्ट्र का सवाल था। और मैंने कांग्रेस के अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी को मैंने पत्र लिखा कि आप प्रोसीजर का विरोध करो। बिल्कुल। क्या POK कैसे आएगा, क्या वैली के लोग बाहर आएंगे, क्या अन्य राज्यों जैसा ये होगा, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध, और मैं आपको बताना चाहता हूँ 21 महीने मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। बिल्कुल। 21 महीने के बाद मैंने 10 सितंबर 2019 को प्रोटेस्ट अपना इस्तीफा भेजा था, लेकिन कोई मतलब हम सफल नहीं रहे अपनी बात को कहने में, वहाँ उन लोगों को समझाने में। और फिर मैं 5 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब का नेतृत्व और यहाँ का जो संगठन, और आज जो अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों का विश्वास प्राप्त करना, और वो विश्वास प्राप्त करने में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब सफल रहे। मार्गदर्शन मिलता रहा अमित शाह जी का, मार्गदर्शन मिलता रहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और बहुत सारे देश के अलग अलग मतलब जो यहाँ पे पार्टी को मदद करने के लिए, जैसे आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी हुए, आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हुए,
और भी बहुत सारे लोग, आदरणीय नेता- राजनाथ सिंह जी खुद आए यहाँ पे, सब लोग इन्वॉल्व थे। यानी सभी लोग इन्वॉल्व थे। सिंह साहब, सरकार बन गई, बीजेपी की जीत हो गई, गठबंधन को लेके ये सरकार आपकी बनी है, जिसमें अजित पवार और शिवसेना से अलग हुए गुट आपकी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। तो आज की तारीख में ये कोalition कैसा चल रहा है? फिलहाल अभी सरकार गठन हो करके जी थोड़े मतलब दिन हुए हैं, जी जी लेकिन ये कोलिएशन पहले प्रैक्टिकली एक साथ आ चुका है जी जी, और पहले लोग 2.5 साल एक साथ रह के किए हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए कोलिएशन में कहीं से एक दूसरे को समझ गए हैं। जी। तो कोalition ठीक ठाक चल रहा है। अब अगला प्रश्न ये आता है कि आपकी सरकार के पास महाराष्ट्र सामान्य रूप से और मुंबई विशेष रूप से आपकी सरकार क्या करने जा रही है कि जनता आपके साथ जुड़ी रहे, यानी आपके पार्टी का, आपकी सरकार का अगला प्लान क्या होने वाला है? विकास, डेवलपमेंट। जी आज जिस ढंग से मुंबई में मरीन ड्राइव से जी अगर हम कोस्टल रोड के से टनल से जाते हैं, जी बांद्रा अपना जो सी लिंक है, जी जी इस बांद्रा सी लिंक के पास 11 से 12 मिनट में हम पहुंच रहे हैं, आ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही दूसरा बात है। कोस्टल रेल का पार्ट का काम शुरू है जो वर्सोवा तक जा रहा है, जा रहा है। इसके बाद वर्सोवा के आगे जाएगा। जी तो ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, जी मेट्रो का जाल बिछ चुका है। जी जी सिंचाई की दृष्टि से, इरिगेशन दृष्टि से महाराष्ट्र में कनाल के और इसके काम बहुत जोरों से चल रहे हैं। जी जी तो जो विकास की गति है वो जो 2.5 साल रुक गई थी, जी जी 2019 में बिल्कुल एक आघाड़ी, भारतीय आघाड़ी की सरकार आई और मुझे कहने में बड़ा अलग लगता है कि 2.5 साल में मुख्यमंत्री जो थे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे, बिल्कुल। सिर्फ 3 दिन मंत्रालय गए, 3 दिन। जी जी 2.5 साल में 3 दिन मुख्यमंत्री मंत्रालय जाते हैं। तो और उसके बाद कोई भी सब काम रुक गया, मेट्रो का काम रुक गया, सड़क का काम रुक गया, कोस्टल रोड काम रुक गया, इरिगेशन काम रुक गया, सड़कें का काम रुक गए। लेकिन उसी बीच में भगवान ने सुना और महाराष्ट्र में फिर दोबारा सरकार कोलिशन की बनी। कोलिशन बनने के बाद 2.5 साल में फिर वो चीज़ें गति से शुरू की गई और आज इतनी गति से चल रहा है कि अब समृद्धि मार्ग, जहाँ 22 घंटे में बम्बई से पहुँचते थे, अब 10 या 11 घंटे में हम मुंबई से नागपुर पहुँचेंगे। जी ऐसे बहुत सारे काम हैं और सब बड़ी बात विश्वास अर्जित करना। जी। सिंह साहब, विकास हो रहा है, अच्छी बात है, विकास होना भी चाहिए। अब एक प्रश्न ये आ रहा है कि महाराष्ट्र के जो नेटिव लोग हैं, मराठा हैं, वो आंदोलित हुए पड़े थे और उनके भीतर एक ज्वाला जग रही है। तो मराठों को किस तरीके से सरकार अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है? देखिए, यहाँ किस समुदाय के लोग, किस समाज के लोगों को लाने की जरूरत, इश्यूज क्या है? जी मराठा आरक्षण का एक इश्यूज है, बिल्कुल। उसको यही देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री रहते उन्होंने लागू कराया। जी पिछली सरकार में लोगों ने उसको ठीक ढंग से कोर्ट सामने नहीं पेश किया। आज भी कटिबद्धता हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार की है कि मराठा आरक्षण हम ला के रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो ओबीसी के लोग हैं, जी उनका जो आरक्षण है उसमें कहीं से कमी नहीं आने देंगे। तो दोनों बातें जो सामाजिक लोगों की ये है कि हम समाज के लोग कैसे सरकार को अपना माने, हमारी इश्यूज को कौन करेगा। बिल्कुल। तो देवेंद्र फडणवीस जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे मतलब विचारवंत है और सरकार की पूरी टीम जो है, जी। इवन एकनाथ शिंदे जी हों, सम्मानीय अजीत पवार जी हों, जी जी ये तीनों का जो काम करने के तौर तरीका है उसी ढंग से चल रहे हैं। मैं वो उपाधि तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं, ऐसे तीनों लोगों की ये जो ये गठबंधन है, ये बहुत तेजी से महाराष्ट्र विकास करेगा। और आने वाले समय में हमारा जो मैनिफेस्टो है, लोकतंत्र 3 भागों में बटा है। जी जी पहला आश्वासन, जी दूसरी योजना, तीसरी वचन पूर्ति। जी। इस 5 साल में आश्वासन दिया, लोगों ने आश्वासन में भरोसा किया, जी जी सरकार बनाई। अब हमारा काम है योजना बनाएंगे, इसके बाद वचन पूर्ति करेंगे। 5 साल के बाद जब फिर चुनाव होगा, जी उस वचन पूर्ति में लोग समझ जाएंगे कि नहीं, इनके ऊपर विश्वास हमने किया तो हमारे विश्वास साथ धोखा नहीं हुआ। जैसा धोखा अघाड़ी के लोगों ने 2019 से लेकर के 2.5 साल सरकार चलाई। सिंह साहब, इन तीनों कड़ियों में
तीखड़ी की जोड़ी है, इसमें सबसे कमज़ोर कड़ी अजीत पवार की है। अभी किसी एक सामान्य फंक्शन में अजीत पवार की मां ने कहा था कि अगर अजीत और शरद पवार दोनों एक हो जाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो अगर दोनों एक होते हैं तो सरकार तो लड़खड़ा जाएगी। नहीं, वो अजीत पवार जी सरकार के साथ हैं। जी शरद पवार जी बहुत बड़े नेता हैं। जी इस महाराष्ट्र के बहुत बार मुख्यमंत्री रहना, बाकी काम करने बहुत बड़े लीडर हैं। अब पार्टी में ही अजीत पवार जी थे। अजीत पवार उनके भतीजे हैं। जी तो उनकी माँ का जो पारिवारिक स्नेह है, उसके लिए उनकी इच्छा हो रही है कि ये दोनों इकट्ठे हो जाएं। अगर विचार से इकट्ठे होते हैं तो अजीत पवार जी अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस मतलब राष्ट्रवादी पार्टी के, जो राष्ट्रवादी के पार्टी के अध्यक्ष पहले आदरणीय शरद पवार जी हुआ कर सकते थे। जी जी आज उनकी पार्टी अलग है जी जी और इनकी पार्टी अलग है। तो जो राष्ट्रवादी पार्टी है उसके नेता अजीत पवार जी हैं। अब उनकी माँ की जो इच्छा है वो भावनात्मक है, पारिवारिक है और होना भी चाहिए। जी जी परिवार अलग होता है, सबको कष्ट होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार में तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और जहाँ तक अजीत पवार जी का सवाल है, वो पूरी तरह से कटिबद्ध है जी कि इस भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ हमको चलना और चल रहे हैं। सिंह साहब, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? बीजेपी अप्रत्याशित जीत हासिल की है। पूरे हिंदुस्तान में जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो 90 प्लस कहीं नहीं था सिवाय महाराष्ट्र के। ठीक है, इस वजह से जो छोटी पार्टियां हैं वो डरी हुई हैं कि कहीं बीजेपी उनको निगल न जाए, तो अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए संभव हो कि वो गठबंधन से अलग हो। बस महज ये एक डर उनको सता रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी ये सब करना होता तो 132 को 146 करने में कोई समय नहीं लगता। लेकिन ये जो 132 हमारी आई है, जो उनके 57 आए हैं, जो उनके 41 आए, ये सामूहिक प्रयास है, साथ रह के काम किए हुए हैं। इसलिए जो सम्मान हमारे एलायंस के साथ करना चाहिए था, वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2 उप मुख्यमंत्री हैं। आदरणीय देवेंद्र जी संख्या रहते जी जी चाहते तो समय मुख्यमंत्री हो जाते जी, बट उनको लगा कि इनको सम्मान देना चाहिए, इनको विश्वास देना चाहिए। तो अगर ये सब बातें होती तो मुख्यमंत्री कब के बन गए होते। बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री बनना ही उद्देश्य नहीं था। आज मुख्यमंत्री बन करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, राजनीति में दावा नहीं करना चाहिए। जी जी बट मैं जो गतिविधियों को देख रहा हूँ, मैं 2.5 साल से मैं खुद देख रहा हूँ जी जी कि ये अपना क्या कहते हैं कि अनुभव, जी, अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं हो गलत नहीं हो सकता। सकता। मैं अनुभव के आधार पर आप कह रहा हूँ, ये सरकार पूरी 3 साल यही गठबंधन साथ चलेगी और आगे चलती रहेगी, क्योंकि विचारों से लोग जुड़े हैं। जुड़े हैं। सिंह साहब, एक प्रश्न और ये उठता है, उद्धव ठाकरे की पकड़, चूंकि एक आप ऐसे नेता हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, मुंबई के माटी से जुड़े हुए हैं, जौनपुर के मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपको समझ इस सब की है। उद्धव ठाकरे की ग्रिप बिल्कुल ही समाप्त हो गई है और ऐसा लग रहा है कि पार्टी बिल्कुल आखिरी सांस ले रही है। तो इसका मौलिक कारण क्या दिखा आपको? एक चीज मुझे दिखाई पड़ता है, जो बहुत सालों से मैं जानता हूँ, आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के कट्टर मतलब समर्थक ही नहीं थे, पूरे हिंदुत्व उनके में भरा हुआ था। लेकिन जिस विचार से शिवसेना बनी थी, जी, जिस विचार को लेकर शिवसेना भाजपा इकट्ठे हुई थी, उस विचार को उन्होंने सिर्फ ऐसे लोगों से अपना संबंध जोड़ लिया समझौता किया। जो बाला साहब ठाकरे जी कहा करते थे कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, शिवसेना खत्म कर दूंगा। वो विचार से हट गए। जब विचार से हट जाओगे, जिस उद्देश्य से आपको घर का मालिक लोगों ने बनाया, मालिक अगर उद्देश्य हट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, और वही हुआ। जी, एक तरफ आप मतलब हिंदुत्व के बात को लेकर के शिवसेना चलती थी, दूसरी तरफ हिंदुत्व का विरोध करने वाले को साथ ले लिया, जो गठबंधन बिल्कुल बना। बिल्कुल बिल्कुल। सिंह साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। महाराष्ट्र की राजनीति को आपने डिस्कस किया, स्टार व्यूज के कार्यक्रम में आप आए, आपका हार्दिक धन्यवाद। भविष्य में भी हम आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि सरकार यहाँ चलती रहेगी और आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको हम तकलीफ देते रहें। स्टार व्यूज में आए, आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू धन्यवाद। सो मच।